डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम जानते हैं हमारा अभी जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर हमारा गतिमान है, विद्युत धारा, जिसमें हमने इसके कुछ टॉपिक का अध्ययन कर लिया है। और आज इसका एक अगला टॉपिक है, विद्युत चालकों में आवेश प्रवाह किस प्रकार से होता है। तो हम आज इसके बारे में जानेंगे कि जो विद्युत चालक हैं उनमें विद्युत आवेश किस प्रकार से प्रवाहित होता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, धात्विक चालकों में विद्युत आवेश का प्रवाह प्रत्येक पदार्थ इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। परमाणु में नाभिक होता है तथा नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो नाभिक के समीप वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं वो नाभिक बल से आकर्षित रहते हैं, अर्थात बंधे रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर स्थित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। उन पर नाभिक का आकर्षण कम होता है और विचरण के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे कि हम इस परमाणु के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट इसका नाभिक है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कण हैं वो उपस्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर से चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इसमें जो ये वाले इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन ये नाभिक के बहुत अधिक समीप हैं, इसलिए ये नाभिक से मुक्त नहीं हो पाते हैं या अपने परमाणु से ये मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन जैसे जैसे इनकी जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहरी कक्षाओं में आते जाते हैं, उनका नाभिक से आकर्षण कम होता जाता है और वो नाभिक को छोड़ करके जा सकते हैं या अपने परमाणु को छोड़ करके जा सकते हैं। इनको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि सपोज ये नाभिक है और ये बाहर से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो जो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है ये आसानी से इस परमाणु से रिमूव हो सकता है, अर्थात ये इस परमाणु को छोड़ करके आसानी से जा सकता है। इसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कहलाता है फ्री इलेक्ट्रॉन, जो आसानी से अपने परमाणु को छोड़ करके जा सकता है। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण किसी भी जो चालक होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वही आवेश को एक स्थान से या एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवाहित करते हैं। और यही आवेश प्रवाह के लिए यही जो इलेक्ट्रॉन हैं यही उत्तरदायी होते हैं। तो इनको जो हम कहते हैं ये हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। धात्विक चालकों में परमाणु के नाभिक तथा बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले नाभिकीय आकर्षण बल नगण्य होते हैं, इसलिए धातु में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बने नहीं रहते हैं तथा संपूर्ण धातु में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। क्योंकि धात्विक चालकों में परमाणु के नाभिक तथा बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले नाभिकीय आकर्षण, नाभिक का बाह्य जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके प्रति जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है, जिससे ये अपनी कक्षा को छोड़ करके या अपनी परमाणु की कक्षा को छोड़ करके मुक्त हो जाते हैं, और इन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और यह जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यह धातु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गैस की तरह कार्य करते हैं। जैसे कि किसी बंद बर्तन में हम गैस को छोड़ दें तो गैस के बहुत सारे अणु आसानी से उसके अंदर रैंडमली गति करते हैं। उसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन भी धातु के अंदर रैंडमली गति करते हैं, जैसे गैस के अणु
किसी बर्तन में रैंडमली गति करते हैं। तो इनकी व्याख्या जो है, जैसे गैस के अणुओं की व्याख्या अणुगति सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है, तो उसी प्रकार से जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी गैस के इन्हीं अणुओं की भांति अपनी धातु में जो है रैंडमली गति करते हैं। अब जब कोई भी चालक है, उस पर हमने बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा है, अर्थात उस पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है, बाहर से कोई सोर्स चार्ज का उसको नहीं दिया गया है, तो क्योंकि ये रैंडमली गति करते हैं, रैंडमली गति का मतलब है कि यदि ये कोई हमारे पास कोई सिरा है, यहाँ से यदि 3 इलेक्ट्रॉन इधर को गति कर रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर को भी गति करेंगे, अर्थात किसी निश्चित समय में इस पार जाने वाले इलेक्ट्रॉन और इस पार जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, जिससे कि इसमें नेट आवेश 0 होता है, अर्थात कोई भी आवेश जो नेट आवेश है वो किसी एक दिशा में गति नहीं हो पाई है, इसलिए धारा का मान भी 0 होता है। लेकिन जब हम इसमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं, तो इसमें जो है एक निश्चित आवेश एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है, जिसके कारण कि उसमें एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव करते हैं, और इस बल का मान हम निकालते हैं F इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन कैपिटल ई, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू, हम जानते हैं पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू, F अपॉन क्यू, तो F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई, और चूँकि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है F इज इक्वल टू, जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है माइनस ई, और ये कैपिटल ई है वैद्युत क्षेत्र, तो इतना जो है ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इतना बल का ये अनुभव करते हैं। तो इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, क्योंकि ये इधर जो है मल्टीप्लाई हो गया, तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अब चूँकि क्यू इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्यू इज इक्वल टू माइनस ई जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जिसका मान होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो हम उसको ई से दिखाते हैं, ई और कैपिटल ई, तो एफ इज इक्वल टू माइनस ई, और ये जो है इतने बल का वो अनुभव करते हैं। तो अब हम अगला जो इसमें है, अपवाह वेग तथा गतिशील। माना एक चालक जिसमें Ne इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है प्रति घन मीटर में है। वैद्युत क्षेत्र में की अनुपस्थिति में चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की गति यादृच्छिक या अनियमित होती है। अनियमित मतलब रैंडमली होती है। तो औसत वेग जो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग है वो 0 होता है। औसत वेग 0 का मतलब है कि सपोज किसी इलेक्ट्रॉन का वेग यदि u1 है, पहले इलेक्ट्रॉन का, दूसरे इलेक्ट्रॉन का u2 है, और तीसरे इलेक्ट्रॉन का u3 है,
चौथे इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से यदि यदि हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है तो जो nवां इलेक्ट्रॉन होगा उसका वेग होगा un, और कुल जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या n, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 0 के, क्योंकि उनका जो कुल वेग है, कुल वेग शून्य है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यदि सिरे के इधर गति कर रहा है तो दूसरा इधर गति कर रहा है, तो इनकी जो गति है वो जिग जैग इस तरह से इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं कि किसी क्षेत्र से यदि कुछ इलेक्ट्रॉन या n इलेक्ट्रॉन एक तरफ गति करते हैं तो उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके दूसरी तरफ गति करते हैं। इसलिए जो कुल जो उनका औसत वेग है वो शून्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, अब बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति यहाँ पे दिखाई गई है कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, जब बाह्य वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र उपस्थित का होने का मतलब है हमने इस चालक पे को किसी बैटरी या सेल से जोड़ दिया है। तो इसको बैटरी से जोड़ने पर इसमें एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, और अब उसका जो वेग है वो शून्य नहीं होगा, अर्थात अब उसका वेग वो इलेक्ट्रॉन निश्चित वेग से गति करेंगे। अब माना प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का वेग अलग अलग है। तो अब हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र की बाह्य वैद्युत क्षेत्र में बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो उसका वेग होगा वो शून्य न होकर के, सपोज अब v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 vn अपॉन n है, तो ये इज इक्वल टू होगा vd के, vd जहाँ vd एक निश्चित वेग है, vd बराबर अनुगमन वेग, और यह अनुगमन वेग एक निश्चित वेग है जो किसी एक सिरे की ओर इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण लगता है। तो यह अनुगमन वेग कहलाता है। तो इसके कारण इसमें अनुगमन वेग। अब हम देखते हैं कि बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अब गति का जो हमारे पास फर्स्ट समीकरण है, हम जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी। तो v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टी वन, जहाँ ए एक्सेलरेशन है, त्वरण है जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण उसमें उपस्थित हुआ, जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के कारण उपस्थित हुआ। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टी वन, जहाँ t1 टाइम है, v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टी टू,
इसी प्रकार से वी एन इज इक्वल टू यू एन प्लस ए टी एन, इस तरह से हम इसमें चलते हैं। अब यदि हम सबको ऐड कर देंगे तो हम इस समीकरण में इन सब की वैल्यू v1 प्लस v2 प्लस v3 की वैल्यू पुट कर देंगे। इस समीकरण में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, v1 की प्लस v2 की प्लस v3, इस तरह से vn की। तो हम देखते हैं हमारे पास इस तरह का समीकरण हमें प्राप्त होगा, इस तरह का समीकरण हमें प्राप्त होगा। तो अब चूँकि ये जो पार्ट है समीकरण का, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, ये पूरा जो पार्ट है इसकी वैल्यू 0 है। तो हमारे पास जो समीकरण बचा वी डी इज इक्वल टू ये, लास्ट में हमारे पास जो समीकरण बचा है वो सिर्फ इतना बच जाता है, अर्थात वी डी इज इक्वल टू ए टी वन प्लस टी टू टी एन अपॉन एन। तो इस ये जो है इसको हम कहते हैं, इसको टॉ से हम प्रदर्शित करते हैं, टॉ इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू डैश 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 टी टू, ये टी एन अपॉन एन, इसको हम कहते हैं श्रांतिक काल, जो कि हमने यहाँ पे दिया है। तो हमारे पास हो जाएगा वी डी अनुगमन वेग इज इक्वल टू ए टॉ, जहाँ टॉ श्रांति काल है। श्रांति काल क्या होता है? दो क्रमागत टक्करों के बीच की समय को श्रांति काल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के द्वारा, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा दो क्रमागत टक्करों में लिया गया समय श्रांति काल कहलाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो समीकरण आ गई है वो ये आ गई है, वी डी इज इक्वल टू ये टॉ। अब चूँकि हम जानते हैं एफ ई इज इक्वल टू ये जो हमने शुरू में नोट किया था कि किसी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल एफ इज इक्वल टू माइनस ई, जो कि उसका खुद का चार्ज है, एवं बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एवं एफ जो हमारे पास बल बराबर होता है वो दूसरा समीकरण होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इन दोनों से हम, क्योंकि ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, यहाँ पे हम सॉल्व इसको कर सकते हैं। एफ ई इज इक्वल टू माइनस ई एवं ई, एवं दूसरा हमारे पास होता है बल बराबर एम ए, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो
हमारे पास यहाँ से A इज इक्वल टू, इसमें हम सदिश का एक तीर लगा सकते हैं, F इज इक्वल टू A इज इक्वल टू F अपॉन M, और F ये भी एक FE, A इज इक्वल टू, ये हम इसको FE अपॉन M भी कह सकते हैं, और FE इज इक्वल टू है FE इज इक्वल टू है FE इज इक्वल टू माइनस E अपॉन M। तो ये हमारे पास समीकरण निकली है जो इसके इक्विवेलेंट है, माइनस E अपॉन M, ये वाली समीकरण। तो VD इज इक्वल टू, अब हमारे पास हम जानते हैं VD इज इक्वल टू अनुगमन वेग VD इज इक्वल टू A टॉ। तो VD इज इक्वल टू ए की जगह पे आ जाएगा माइनस EM, ये हम एक ब्रैकेट में लेंगे और बाहर से टॉ जो कि श्रांति काल है, इसको टॉ कहते हैं, और ये है दो क्रमांक, जो टॉ है वो है दो क्रमांक टक्करों के बीच की दूरी। तो ये हमारे पास जो फार्मूला आ गया वो अनुगमन वेग का फार्मूला है, जो कि हमारे पास ये है। अब हम यहाँ पे एक देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि VD प्रोपोर्शनल टू E, अर्थात अनुगमन वेग बाह्य वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। अनुगमन वेग बाह्य वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है, अर्थात जैसे जैसे हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाएंगे, या हम ये कह सकते हैं सामान्य भाषा की, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनों का वेग भी उसी अनुपात में बढ़ता जाता है, और वह जो वेग होता है वो होता है अनुगमन वेग। तो हमारे पास इस हिसाब से यहाँ पे ये इसमें दे भी रखा है, स्पष्ट है, अपवाह वेग या अनुगमन वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। और यहाँ पे श्रांति काल का मान, श्रांति काल क्या होती है, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के मध्य के समय को श्रांति काल कहते हैं। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के मध्य के समय को श्रांति काल कहते हैं। इसको मैं यहाँ पे आपको आराम से समझा देता हूँ कि सपोज हमारे पास दो अणु है, दो परमाणु हैं, क्योंकि एक चालक में बहुत सारे परमाणु हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि उन परमाणुओं के बीच में मुक्त रूप से गति करते हैं और वो अपने परमाणुओं या आयन से टकराते रहते हैं। तो सपोज ये कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये एक बार इससे टकराएगा, फिर इससे टकराएगा, या हो सकता है यहाँ पे कोई परमाणु हो उससे टकराएगा, या यहाँ पे कोई परमाणु हो। तो इन परमाणुओं में
से जब इसकी टक्कर होगी तो सपोज T1 टाइम पे इस पे टक्कर हो गई और T2 टाइम पे इसको टक्कर हो गई, तो श्रांति काल होगा T2 माइनस T1 इस समय से। ये जो T2 टाइम है इस और इस T1 के बीच का जो टाइम होगा वो कहलाएगा श्रांति काल। दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय को श्रांति काल कहते हैं। इस प्रकार से हमारा ये अनुगमन वेग का कंसेप्ट है। और अब है अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा के बीच में जो संबंध, क्या संबंध होता है अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा के बीच में क्या संबंध होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुगमन वेग एवं विद्युत धारा के बीच में संबंध। अर्थात सिंपली यदि मैं कहना चाहूँगा तो वी डी एवं आई, जो विद्युत धारा आई है के बीच संबंध। क्या संबंध होता है, तो चालक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n डैश है अपॉन m3, इसका मतलब है कि प्रति घन मीटर में n इलेक्ट्रॉन है। चालक में इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन संख्या आयतन घनत्व, इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व भी हम इसको कहते हैं। तो E का औसत घनत्व क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का औसत घनत्व इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बटे कुल आयतन। कुल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो कुल आयतन है उससे उसको भाग दे देते हैं तो हमारे पास आयतन निकल, और आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई। आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो आयतन बराबर क्षेत्रफल गुणा लंबाई। क्षेत्रफल गुणा लंबाई, तो यदि क्षेत्रफल a है, लंबाई l है, तो आयतन बराबर होगा AL। तो आयतन बराबर AL है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू ए एन डैश अपॉन AL, जहाँ AL आयतन है। तो n डैश इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो होगी NaL, अर्थात किसी निश्चित आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपॉन इंटू कुल आयतन। यदि चालक में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो तो चालक में का कुल आवेश Q इज इक्वल टू n डैश E। सपोज किसी चालक में n इलेक्ट्रॉन है तो उसका जो आवेश होगा, जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे, तो Q इज इक्वल टू NaLe। n डैश का मान है NaL, तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू है। यदि चालक में इलेक्ट्रॉन का अपवावेग Vd से L दूरी तय करने में लगा समय, Vd से L दूरी तय करने में, तो हम जानते हैं समय बराबर कुल लंबाई बटे 4 या दूरी बटे 4। तो यदि L दूरी है और उसका अनुगमन वेग V है तो उसको अपॉन Vd। अब चूँकि हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो I इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू पुट कर दी NaLe
अपॉन टी, इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, क्योंकि आई या हम ये कहें क्योंकि क्यू हमारे पास है, Q इज इक्वल टू एन ई एल ई, और वैद्युत धारा I इज इक्वल टू, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है, तो Q अपॉन टी, जो Q की वैल्यू है हमारे पास तो हम इसमें रख सकते हैं I इज इक्वल टू एन ई एल ई अपॉन जो टी का मान है, तो टी का मान हम यहाँ से रख सकते हैं एल अपॉन वी टी, तो टी का मान होगा एल अपॉन वी टी, एल अपॉन वी टी। तो आई इज इक्वल टू, ये वी टी इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ए एल ई वी डी अपॉन एल, तो एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो विद्युत धारा एवं अनुगमन वेग में संबंध, ये संबंध होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो ये आप इसमें समझ सकते हैं। तो इसमें समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। माना एक चालक है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है प्रति घन मीटर, n डैश प्रति घन। तो चालक में इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व क्या होगा? इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बटे आयतन। तो कुल संख्या कितनी है? जैसे हमारे पास घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, तो उसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे आयतन। तो n, तो इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व n इज इक्वल टू n डैश अपॉन ए एल। n डैश जो इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व हमारे पास आ गया n डैश इज इक्वल टू n ए एल। अब यदि चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n डैश है तो उसमें जो आवेश होगा वो कितना होगा? Q इज इक्वल टू n डैश ई, n डैश इज इक्वल टू n ई एल। n डैश का जो वैल्यू निकल रही है वो है n ई एल ई। अब t का मान हम निकाल सकते हैं कि माना l दूरी तय करने में लगा समय t है और उसका अनुगमन जो वेग है या अपवहन वेग है वो vd है, तो t इज इक्वल टू एल अपॉन vd। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि i इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो t से डिवाइड करने पर हम t की वैल्यू रख देंगे l, तो vd ऊपर चला जाएगा जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू आई एन ई ए वी डी। ओम का नियम मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ओम का नियम क्या है यह आप इसमें से नोट कर सकते हैं। और प्रतिरोध, ये लास्ट हमारा टॉपिक है। प्रतिरोध किसी चालक के पदार्थ का वह गुण जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। क्योंकि ओम के नियम से हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, तो इसमें जो ये R है ये प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध को हम ये भी कह सकते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन आई। वैद्युत विभव एवं विद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण है जो धारा के मार्ग में
अवरोध उत्पन्न करता है। एवं जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या करता है, किसी भी चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। लेकिन यदि उसका क्षेत्रफल बढ़ता है, सपोज कोई वायर है हमारे पास, तो वायर यदि पतला है तो उसमें प्रतिरोध अधिक होगा। लेकिन यदि वो वायर मोटा है तो वायर मोटे तार में, क्योंकि ये पतला तार है तो इसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा। यदि ये तार मोटा तार हमारे पास है तो इसमें प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि इसका जो ये क्षेत्रफल, इसका ये क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, तो ये जितना मोटा तार होगा उसका क्षेत्रफल उतना अधिक होगा। तो R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, 1/A। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है तथा चालक का जो क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं R प्रोपोर्शनल टू L/A। L और ये बटे में ये है, लंबाई के प्रोपोर्शनल हो गया और अपॉन ये हो गया। तो हम यहाँ पे, क्योंकि R प्रोपोर्शनल टू L/A, तो R इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा रॉ L/A। तो जहाँ ये रॉ, ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ये विशिष्ट प्रतिरोध हो गया है। तो ये भी हमारे पास एक फार्मूला आ गया। एक प्रतिरोध है जो लंबाई के समानुपाती होता है और जो तार है उसके जो क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उसी को यदि हम रखेंगे तो ये एक रॉ, इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, जो धातु के उसके नेचर पे डिपेंड करता है। इसीलिए जैसे एल्युमिनियम का प्रतिरोध कम है, तांबे का उससे थोड़ा अधिक है। इसी प्रकार से जो लोहा है उसका प्रतिरोध थोड़ा और अधिक है। शीशा है उसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो ये सब डिपेंड करता है उसके नेचर पे, और उसी को हम प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो आई होप कि ये वाला जो टॉपिक है ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और अभी इसमें हमारे पास और टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।